हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। और आज हम लोग 2015 में जो स्टेनोग्राफर के पदों पर नियुक्ति की गई थी और वहां पर जो प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उन प्रश्न पत्रों को देखेंगे। और यदि मैं आपको बताना चाहूं कि 2015 में जब स्टेनोग्राफर के पदों पर जब वैकेंसी निकाली गई थी, तो वहाँ पर यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया थी 2 स्तरों में बांट रखी गई थी, जिसके अंतर्गत आपसे सबसे पहला जो था प्री का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें 120 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद जो बच्चे प्री के एग्ज़ाम में सफल हो गए थे, उन्हें लिखित मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया, मेंस का एग्ज़ाम लिया गया और मेंस के एग्ज़ाम में 200 प्रश्न पूछे गए। 200 प्रश्न में कहाँ से प्रश्न थे, तो 100 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे गए थे। 50 जो प्रश्न था ये आपका जीएस से था, अर्थात भारत के सामान्य ज्ञान और झारखंड के सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ करंट के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया था। उसके अलावा 50 और जो प्रश्न था वह रीजनिंग से पूछा गया था। तो आज हम लोग स्टेनोग्राफर का 2015 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी, आज हम उसी पेपर को देखेंगे। पर उसके पूर्व में कुछ बातें आपको और स्पष्ट कर दूं। जैसा आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी ने अपना क्या है एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी किया है, और आपको पता है कि अगले माह दिसंबर में ही स्टेनोग्राफर में क्या किया गया है। स्टेनोग्राफर में यहाँ पर जो पदों पर नियुक्ति की जानी है स्टेनोग्राफर में सचिवालय में, तो यहाँ पर किया गया है कि शॉर्ट हैंड स्किल जांच की तारीख तय कर दी गई है। अगले माह में ये आपकी कौशल जांच की परीक्षा ली जानी है। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पर स्किल जांच में कौशल परीक्षा में सफल हो जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए फिर से बुलाया जाएगा। तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप इस बात से भली भांति परिचित हो कि 2015 में जब स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम लिया गया तो वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बने, उसका लेवल क्या था। और अब जब स्टेनोग्राफर का लिखित एग्ज़ाम लिखेंगे तो आप पाएंगे, इस बात से पहले से परिचित होंगे कि लेवल क्या है, तो उस अनुरूप ही आप क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। तो यदि मैं इस वर्ष के बारे में आपको बताऊं कि इस वर्ष आपसे कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। केवल एक सिंगल लिखित परीक्षा होनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चयन की जो प्रक्रिया है उसे 2 चरणों में बांट रखा गया है। पहले तो आपकी कौशल जांच की परीक्षा ली जाएगी, जो बच्चे सफल हो जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ केवल एक लिखित परीक्षा होगी, वह मुख्य परीक्षा होगी। यहाँ पर आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25 प्रश्न जो था आपका होगा वो आपके हिंदी विषय से पूछे जाने हैं, हिंदी विषय से पूछा जाना है। 25 प्रश्न आपसे रीजनिंग का पूछा जाना है। 25 प्रश्न जो है आपके जीएस से पूछे जाने हैं, और 25 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने इंग्लिश के। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सिलेबस से पहले से ही परिचित होंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2015 में जब मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम हुए तो वहाँ किस प्रकार के प्रश्न बने। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, और हम लोग सबसे पहले प्रश्न से यहाँ पर शुरू करेंगे। और सबसे जो पहला प्रश्न, यदि मैं इस प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताऊं, तो ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है, 200 क्वेश्चन है, और जो सबसे पहला जो सेक्शन है ये आपका हिंदी विषय का है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उन प्रश्न पत्रों को उस प्रश्न पत्र को देखेंगे, साथ में आपको मैं हल भी बताता चलूँगा। और इस बात से यदि आप प्रश्न पत्र को बेहतर ढंग से देखते हैं तो आप अनुमान लगा पाएंगे, जिससे यदि आने वाले समय में स्टेनोग्राफर के संदर्भ में पेपर तैयार करी तो उसका लेवल क्या रखेगी। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। 100 प्रश्न आपसे यहाँ पूछे गए थे। 2015 में जब मुख्य परीक्षा हुआ तो वहाँ पर कुल मिलाकर 200 प्रश्न थे, जिसमें 100 प्रश्न केवल जो था हिंदी से था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। ये हिंदी का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था ये हम देखें। बुढ़िया से उठा नहीं जाता, किस वाच्य का भेद है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तव्यवाच्य है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो आपको यहाँ जानना होगा कि वाच्य होते क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बातें आपको स्पष्ट कर दूँ। वाच्य क्या होता है, क्योंकि आप यदि चीज़ समझ गए, क्योंकि आपके एग्जाम के दौरान 25 नंबर का क्वेश्चन हिंदी विषय से पूछा जाना है, तो आपको ये सारी बातें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, बस वाच्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा। वाच्य होते क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का मुख्य कारण क्या है,
मुख्य कारण क्या है, उसी कारण को हम लोग कहते हैं क्या है कि वह उस क्रिया का वाच्य है। या हम इसी रूप में कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि क्रिया, जो आप वाक्य देखते हैं, वाक्य देख रहे हैं ना, वाक्य देख रहे हैं। अब एक वाक्य का रचना किया गया, ठीक है, वाक्य का रचना किया गया, और यहाँ पर ये जो क्रिया, इसमें जो क्रिया होती है, क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, क्रिया का होने का मुख्य कारण क्या है, यही कारण क्या कहलाता है, उस वाक्य का वाच्य कहलाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, चलिए हम देखते हैं। वैसे आपको पता होगा कि वाच्य जो होता है, हिंदी भाषा, जब हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्तावाच्य, कर्तावाच्य हम कह सकते हैं, कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य। तो पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और इससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। दूसरा है लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, और तीसरा आपका उदाहरण है केवल खेला जा रहा है। आप मुझे बताएं कि पहला जो वाक्य है यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा। तो पहला जो वाक्य है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है कर्तावाच्य, दूसरा में ये जो है ये है आपका कर्मवाच्य, तीसरा में जो है ये है आपका भाववाच्य। चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहला आपको वाक्य आप याद रखें ध्यानपूर्वक, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये वाक्य आपने देखा, ये वाक्य आपने देखा, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। तो पहली स्थिति में आप देखिए क्या हो रहा है कि आप जब इस वाक्य को देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर इस लड़के को क्या दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है इस वाक्य में, है ना। इसे केंद्र में रख करके इस वाक्य की रचना की गई है, इस वाक्य की रचना की गई है। तो वैसी स्थिति में यह जो इस वाक्य में जो वाच्य होगा वह होगा क्या, कर्ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लड़के को केंद्र में रख करके बात किया जा रहा है। जबकि हम दूसरे उदाहरण को देखें तो आप पाएंगे क्या कि लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है। आप मुझे बताएं यहाँ पर केंद्र में अब कौन है, केंद्र में किसे रखा गया है, तो आप बोलेंगे फुटबॉल। तो वैसी स्थिति में ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। और तीसरे में क्या है, भाववाच्य। केवल यहाँ लिखा जा रहा है क्या है, खेला जा रहा है, खेला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना तो कर्ता का ना कर्म का प्रधान होता है, इनका कोई महत्व नहीं होता है, केवल उस वाक्य में जो क्रिया होती है उसका महत्व होता है। तो वैसी स्थिति में आप बताइए कि ये कौन सा वाच्य होगा, तो ये होगा खेला जा रहा है। तो अब हम वापस आते हैं इस प्रश्न पर। हमारा प्रश्न क्या था, बुढ़िया से उठा नहीं जाता, इस वाच्य का, किस वाच्य का भेद है, आप बताइए कौन सा वाच्य होगा। बुढ़िया से उठा नहीं जाता, यहाँ पर कई सारे नियम होते हैं वाच्य की पहचान करने के लिए। आप उन सारे नियमों को पढ़ेंगे तो आप आसानी से ही उसकी पहचान कर सकते हैं कि किसी वाक्य में कौन सा वाच्य का, किस वॉइस का प्रयोग किया गया है, कर्ता किया गया है, कर्म का किया गया है, या क्रिया या भाव का किया गया है। तो मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहूँ कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, ये भाववाच्य है। क्यों, मैंने आपको बताया नियम है, कई सारे नियम हैं, उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं यहाँ पर बुढ़िया शब्द के जगह पर बूढ़ियों कर दे, कई सारी बूढ़ी औरतें हैं, वो मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ, बूढ़ियों से उठा नहीं जाता, तो आप देख पा रहे होंगे क्या क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पर महत्व किस चीज़ का है, भाव का है, ना कि कर्ता का है, ना कर्म का है। पर जब आप किसी वाक्य को पढ़ते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पर महत्व किसका होता है, किसे केंद्र में रख कर बात किया जाता है, कर्ता का, कभी कभी कर्म का। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उस वाक्य का जो क्रिया होता है ना, उस वाक्य का जो क्रिया होगा ना, वो प्रभावित होता रहेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ कविता सोती है, कविता सोती है, सही है, कविता सोती है।
आप बताइए मुझे सोती है, मैं आपसे क्रिया रूप पूछूं तो आप बोलेंगे क्या? सोती, सोना, यही होगा ना, क्रिया रूप तो यही भाई है। पर देखिए मैंने सोना की जगह पे क्या प्रयोग किया? सोती का। तो आप देख रहे क्रिया का स्वरूप किससे प्रभावित हो रहा है? कर्ता से। कर्ता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इससे भी क्रिया प्रभावित हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब ये प्रभावित हो रही है, क्रिया का यह रूप प्रभावित हो रहा है, तो वैसी स्थिति में वो जो वाच्य होगा, जो वॉइस होगा, वो क्या होगा? वो कर्ता होगा। बात स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो हम कभी इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे कि वाच्य क्या होता है। अभी हम लोग बस इस प्रश्न को हल करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी वाच्य के संदर्भ में आपको कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित शब्द में से एक वचन शब्द पहचानिए। आप बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो आप बोलेंगे 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हाँ, आप बताइए कि वो शब्द को पहचान करना कौन सा होगा? बातें, लताएं, लिपि या भैंसे। एक वचन आपको पहचान करने के लिए बोला, कुछ नहीं, बस ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मित्र शब्द का पर्याय क्या है? मतलब कि आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। क्या होगा? संबंधी होगा, सखा होगा, पड़ोस होगा या सहयोगी होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लकीर का फकीर होना, चौथे प्रश्न को देखें। लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लकीर खींचना, नई बातों पर सोचना, आंखें बंद करके पुराने ढंग पर चलते रहना, या चौथा ऑप्शन डी पुरानी सोच को बदलना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वैसे आप ये जो मुहावरा है कई बार सुने होंगे, लकीर का फकीर होना, ये किस्मत से जुड़ा हुआ मुहावरा है। पर जब आप 4 ऑप्शन को देखते हैं तब भ्रमित हो जाते हैं कि सही में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हम एग्जामिनर को सोच को चुनौती नहीं देंगे। हम लोग बस यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें सही जो सर्वोत्तम उत्तर होगा उसका चुनाव करेंगे। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर कुछ और ही होना चाहिए था, पर हम देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर था उस आपके एग्जामिनर के अनुसार ऑप्शन नंबर सी था, आंखें बंद करके पुराने ढंग पर चलते रहना। वैसे आप खुद से तुलना कर सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। वैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं इसे ही सही मान के आगे बढ़ूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंपत होना। चंपत होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना, चोरी करना, धोखा देना या लाभ लेना होना। साधारण है, ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। बस पहला ऑप्शन जो है भाग जाना, ये सबसे सही प्रश्न, मतलब ये प्रश्न, ये जो ऑप्शन है ये सही है। आगे बढ़ते हैं, पुष्पराज का लिंग कौन सा है? आपसे प्रश्न पूछा गया पुष्पराज का। छठा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको, आप इसे ठीक से देख पाएंगे। चलिए अब ठीक है। पुष्पराज शब्द का लिंग कौन सा है? आप बताइए कौन है? उभय है, धातु है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में बताइए लिंग होते कितने हैं? तो आप बोलेंगे केवल 2 ही तो लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो आप बोलेंगे 3 लिंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक तो हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक हो गया आपका नपुंसक, 3 लिंग हो गए। खोटा में कितने लिंग होते हैं? 4। चौथे लिंग के बारे में कमेंट करके बताइएगा। ये सारे हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक भी है, चौथे लिंग के बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमसे प्रश्न हुआ, पुष्पराज का शब्द का लिंग क्या? देखिए लिंग का पहचान, यदि कोई आपको शब्द दे दिया गया है और आपको लिंग पहचानने के लिए बोला गया कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो कैसे पहचान कर सकते हैं? तो व्याकरण में ना, हिंदी के व्याकरण में कुछ नियम है। कोई शब्द है कि वह पुल्लिंग है कि नहीं, उसे पहचान करने का कैसे? जैसे किसी शब्द के अंत में सामान्यतः, प्रायः मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये सत्य ही होगा, अपवाद कई सारे रहते हैं। आर आ का ये 2 स्वर जो है ना, ये जो 2 स्वर के जो वर्ण है, यदि अंत में ये स्वर आए तो वैसी स्थिति में वह जो लिंग होगा, वह जो शब्द का, उस शब्द का जो लिंग होगा ना, वो पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा। और अंत में ये दोनों स्वर आ जाए तो हम क्या मानते हैं कि वो प्रायः क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, पर अपवाद कई सारे हैं। तो यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बताइए पुष्पराज में अंत में क्या आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, तो आप कहेंगे आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इस बात से क्या हम तय कर सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है? तो एकदम सही कहा आपने, यह जो लिंग है ये पुल्लिंग है। पुष्पराज जो है पुल्लिंग है। पर उसके अलावा भी यानी कई तरीके हैं आप जिससे पता लगा सकते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पता लगा सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पर आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो वैसी स्थिति में क्या करें, किसी भी शब्द से पहले आप क्या कर लें, विशेषण का शब्द लगा लें, विशेषण का शब्द लगा दें। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ लड़का, अब बताइए लड़का क्या है? तो आप बोलेंगे तो पुल्लिंग है, बहुत आसान है।
पर यदि इससे कठोर शब्द आपके सामने आता तो वैसे स्थिति में तो आप पहचान नहीं कर पाते कि लिंग कौन सा है। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहचान करने के लिए इसके पहले विशेषण शब्द जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अच्छा, ये विशेषण का शब्द है, तो अच्छा लड़का, और लड़की रहा तो हम अच्छी। तो यहाँ पर विशेषण के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता, हम लोग पता लगा सकते हैं कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या है, 7वां प्रश्न आपका ये रहा, गधा का बहुवचन रूप क्या होगा। ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरला पड़ती है, किससे वाच्य का भेद। देखिए वाच्य का बहुत प्रश्न पूछा गया था और आपके एग्जामिनर के द्वारा हो सकता है आने वाले एग्जाम में जो वॉइस है वहाँ से प्रश्न आपका बने। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, आप मुझे उम्मीद करता हूँ यदि इस बात को आप बेहतर ढंग से सुने होंगे या समझ पाए होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से सही से कर पाएंगे, बता पाएंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। क्यों सही है, सरला पड़ती है, आप बताइए मुझे, सरला पड़ती है। अब ये जो क्रिया का रूप है किसके कारण प्रभावित हो रहा है, सरला के कारण। ये एक महिला है और इसी कारण से जब हमने वाक्य की रचना की तो वहाँ पर क्रिया के रूप में परिवर्तन आया। पर यदि मैं यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं रोहन रख लूँ, रोहन पढ़ती है, क्या ये सही होगा, तो बोलेंगे नहीं ये सही नहीं होगा, यहाँ पर मुझे पढ़ता करना होगा, पढ़ता होगा। तो इसका मतलब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, उसी कारण को हम लोग क्या कहते हैं, वाच्य। और ये जो क्रिया होती है ना वाक्य के अंदर में आप देखेंगे जब क्रिया होता है तो वो क्या करता है कि कर्ता और कर्म क्या करता है, क्रिया के रूप में प्रभाव डालता है ना। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए ना, सरला क्या करी, क्रिया के रूप में प्रभाव तो ही डाल रही है। इसका मतलब साधारण सा होता है पढ़ना। पर जब हमने वाक्य की रचना किया तो हमने यहाँ पर पढ़ना की जगह पे पढ़ती शब्द का प्रयोग किया ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो है ना इस पर प्रभाव डाल रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक कर्ता वाच्य है। यहाँ केंद्र में सरला को रख करके किया जा रहा है, यहाँ सरला महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, क्रोध शब्द संज्ञा कौन सा प्रकार है। पहले मैं बता दूं संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आप मुझे बताइए क्रोध जो है कौन से संज्ञा का प्रकार है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्य। एकदम आप सभी समझ रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता है क्या है, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सुधा द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन थे। चैतन्य महाप्रभु थे, रामानुजाचार्य थे, माधवाचार्य थे या वल्लभाचार्य। इनमें से कौन जो थे शुद्ध द्वैतावाद के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक आचार्य है कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। माधवाचार्य के बारे में यदि मैं बताऊं आपको तो माधवाचार्य जो थे ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, द्वैतवाद। रामानुजाचार्य जो थे ये विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप जानते हैं ये बंगाल के थे, और इनके बारे में यदि मैं बात करूं ये किसके प्रवर्तक थे, तो सुधा द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, ये थे विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अपना सर्वनाम शब्द के भाववाचक रूप क्या है, आप बताइए। यहाँ पर अपना जो है ये एक सर्वनाम का शब्द है, आपको बोला गया है यहाँ पर पहचानने के लिए कि यदि आप इसका भाववाचक बनाते हैं तो क्या होगा इसका भाववाचक, आप होगा, अपन होगा, अपनापन होगा या तुम। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपनापन। भाव का मतलब क्या होता है, भाव वाले शब्द क्या होते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वे सारी चीज़ें जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल हमें भाव क्या बोलते हैं महसूस कर सकते हैं, तो हम लोग से कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहे यदि भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पे केवल अपनापन जो है ना
ये भाव का बोध हमें करवा रहा है। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगने से पाठक बन गया है? बताइए कौन सा लगा हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि पाठक शब्द के बारे में यदि मैं बताऊं तो पहले तो ये बताइए कि हिंदी में कितने ये हिंदी में आप जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दो जो है ना, शब्द तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स, इन दोनों का प्रयोग क्या आता है पता है क्या? शब्दों के प्रारंभ में, जैसे उपसर्ग का शब्दों का प्रारंभ में और प्रत्यय का अंत में किसी शब्द के साथ इसको जोड़ा जाता है। और आप देखेंगे क्या कि शब्द क्या होगा कि उसका अर्थ बदल जाएगा, या तो उसमें विशेषता ला देगा उस शब्द में, या तो फिर उसका अर्थ बदल देगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एकदम आप सभी समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जातिवाचक है या स्त्री जातिवाचक, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। चलिए, राम से पत्र पढ़ा जाता है, इसमें कर्म कौन सा है? आप बताइए मुझे, कर्म इसमें कौन है? पहले तो हमको बताइए कर्ता होता क्या है, कर्ता क्या होता है? एक वाक्य में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे? कर्ता, कर्म और क्रिया। सही है, कई वाक्य में ऐसा होगा केवल कर्ता और कर्म हो सकता है, कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो सकते हैं। आप बताइए कर्ता क्या होता है? तो जो कार्य को करने वालों को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। कर्म क्या होगा? कर्म क्या होगा? हम कह सकते हैं वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया, अर्थात कि जो काम किया गया है उस पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, हम उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अक्रिया का मतलब क्या आप कह सकते हैं? वह विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। वो शब्द क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर मुझे बताइए कर्म, कर्म क्या होगा? राम से पत्र पढ़ा जाता। आप मुझे बताइए अभी हमने कर्म के बारे में क्या डिफिनेशन क्या था? क्या था? वाक्य में क्या होगा कि क्रिया का क्या क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर किस शब्द किसका ये जो क्रिया है पढ़ने वाला किस पर प्रभाव डाल रहा है, इससे कौन प्रभावित हो रहा है? तो आप कहेंगे पत्र। तो यह बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। यह उदाहरण विशेषण के कौन से प्रकार का को सूचित करता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक। आप बताइए कौन सा प्रश्न, आप इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। स्पष्ट हो गए, यहाँ 4 शब्द का प्रयोग किया गया है, संख्यावाचक होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, सारे यहाँ लिखे हुए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, विशेषण। अब देखिए यहाँ सर्वनामिक विशेषण का मतलब पता क्या होता है? सर्वनाम के वे शब्द जो विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं ना, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना, अब एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे पूछ रखा है। आंखों में मिर्च के कीड़े गिरना, आंखों में धूल के कण गिरना, धोखा देना और या मारपीट करना। बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किताब शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बहुवचन हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी किताबें। संधि के इनमें से सही भेद को चुनिए। बताइए संधि कितने भेद होते हैं संधि के? तो आप बोलेंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप बताइए यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ क्रम देख लीजिए आप, कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18वां प्रश्न। हम देखें 18वां प्रश्न क्या है, सॉरी ये 18वां प्रश्न ही था, यह 18 प्रश्न ही था। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? अतिथि शब्द का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द आपसे पूछ रखा है। आगंतुक, अनाज, धन, यात्री। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है आगंतुक। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द में समानार्थी फिर से पूछ दिया, मतलब कि देख लीजिए कि उस समय जब पेपर बनाया गया था तो कई 100 प्रश्न पूछे गए थे, पर बहुत ज़्यादा आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा समानार्थी शब्द पूछे थे, बाद बाकी वाच्य से बहुत प्रश्न पूछे गए थे, तो व्याकरण से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार भी जब आपका पेपर बनाया जाएगा ना, तो पैसेज कम ही होगा। यहाँ पर आपके व्याकरण से क्वेश्चन लगभग 10 से 15 प्रश्न तो आप मान के चलिए, 15 से 20 प्रश्न मान के चलिए कि ये जो आपको होगा व्याकरण से ही होगा।
तो इस प्रश्न, ये जो मैंने वीडियो ला रहा हूँ, उसका मेरा मकसद यही है कि आपको मैं क्या करूँ कि 2015 में क्या पैटर्न रहा, क्या लेवल रहा, इससे आपको परिचित करवा दूँ कि आपके एग्जाम, जब आपका लिखित का एग्जाम हो उससे पहले आप सारी स्थितियों को समझ लें और यह अनुमान लगा पाए कि आपका एग्जामिनर यदि पेपर तैयार करे तो उसका लेवल क्या होगा, या किस किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, या क्या कौन कौन से प्रश्न, जैसे व्याकरण खंड से प्रश्न पूछा जा रहा है, पैसेज से प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। तो 20 प्रश्न या 15 प्रश्न तो मान के चलिए कि आपके व्याकरण से ही होंगे। और यहाँ पर ऐसा ना समझिए कि आपके एग्जाम के द्वारा बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है। कठोर, कभी कभी क्या होता है, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है जिससे आपको भ्रमित, वह क्या करके कठोर शब्दों का प्रयोग करके आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है। तो हिंदी को हल्के में मत ले। हिंदी का व्याकरण जो होता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम हैं जो लगता तो समान है क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं हिंदी, तो आपको लगता है कि नहीं, आसानी से हिंदी के पेपर को दे देंगे। लेकिन आपका एग्जाम इसी बात का फ़ायदा उठाता है, इतनी कठोर कहते हैं ना कि नियम आपको पता नहीं यार, अब एग्जाम देने के लिए चले गए हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, गलतियाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जल का शब्द का समानार्थी। ये क्या है, तोय, तालाब, नदिया, सरोवर। बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तोय होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। इनमें से भाववाच्य का होता है, देखिए फिर से वाच्य आ गया, वॉइस फिर से आ गया, वॉइस फिर से आ गया। कितने होते हैं, 3, कर्ता, कर्म और भाववाच्य। चलिए ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाववाच्य का उदाहरण, मैंने वो क्या बताया अभी, क्या बताया, कर्तावाच्य में क्या होगा, केंद्र में कौन होगा, कर्ता, कर्म में कौन होगा, केंद्र में कर्म, और भाव में क्या होगा, कर्ता और कर्म दोनों आप मतलब कि प्रधान नहीं होंगे, केंद्र में होंगे ही नहीं, महत्व किसका होगा, भाव का होगा। आप बताइए भाववाच्य का उदाहरण पूछा, सीता खाती है, एकदम स्पष्ट है, क्रिया का रूप प्रभावित हो रहा है सीता के कारण, है ना, खाती है, खाना होता है इसका मतलब, पर यहाँ पर सीता के कारण यहाँ पर खाती है का प्रयोग किया जा रहा है। लड़के पढ़ते हैं, आप बताइए लड़के पढ़ते हैं, लड़का पढ़ता है कि लड़के पढ़ता है, क्या कर सकते नहीं। तो यहाँ पर ये लड़के जो है इसको प्रभावित कर रहा है क्रिया किस रूप को, तो ये दोनों तो इस प्रश्न के सही उत्तर नहीं होंगे। रमेश से पत्र पढ़ा जाता है, एकदम रमेश से पत्र पढ़ा जाता है। आप बताइए मुझे यहाँ पर किसे केंद्र मान रखा गया, केंद्र में कौन है, तो आप बोलेंगे पत्र है, अर्थात यहाँ जो कर्म है वो केंद्र में इसको महत्व दिया गया है। तो ये तो कर्मवाच्य हो गया ना। तो ऑप्शन में जो डी आपका बचा ना, सीता से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, तो केंद्र में आप देख लीजिए कौन है, चला, चलना, चला नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव जो है क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आप चाहेंगे कि वाच्य पर वीडियो लाया जाए और इसको बेहतर ढंग से समझाया जाए तो आप मुझे हमें कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उपसर्ग अपने आप में क्या है, क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, मुक्त है, उपसर्ग प्रत्यय पर निर्भर है। आप बताइए क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है स्वतंत्र नहीं है। आप बताइए मुझे, क्या उपसर्ग का कोई अपना अर्थ होता है, नहीं। वो जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या तो उस शब्द में कुछ विशेषता लाते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये जब शब्द के साथ में आते हैं तभी इसका भी कोई अपना अर्थ होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं ना वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। अभी आप क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। पहले समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 6 प्रकार। कौन कौन है भाई, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले से परिचित हो गए। आप बताइए अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप कहेंगे ये तो पूर्व पद होगा। और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है, तो कर्मधारय में आप पाएंगे क्या कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा पद प्रधान होगा, तो यहां पर होगा आपका दोनों पद प्रधान होगा, लेकिन एक पद जो होगा ना वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। द्वंद्व में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, पहचान करने के कुछ नियम होते हैं। द्विगु में क्या, सॉरी यहाँ पर द्वंद्व में क्या होगा, मैं आपको द्वंद्व के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि द्वंद्व के बारे में आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मैं द्वंद्व के बारे में आपको स्पष्ट करता हूँ, पहला तो देख ले।
द्वंद्व में क्या होगा, दोनों यहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है। पर द्विगु में क्या होगा कि केवल एक पद की प्रधानता होगी। यहाँ देखिए द्वंद्व द्विगु में दोनों पद प्रधान होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहचान करने का तरीका है कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करेगा और दूसरे पद के बारे में क्या बताएगा कि संख्या के रूप में विशेषता बताएगा। अब बहुव्रीहि में क्या होगा, एक भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पर भी मैंने आपको बातें बताई, तत्पुरुष समाज में कौन सा पद प्रधान होगा, तो एकदम स्पष्ट है, उत्तर पद, मतलब यहाँ पर दूसरा जो पद होता है वह प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सच यह क्या है, तत्सम शब्द है, अर्धतत्सम है, तद्भव है या विदेशी है, बताइए कौन सा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ये होगा तद्भव। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप शब्द पढ़ेंगे ना तो शब्द के भेद है, कई आधारों पर इसको बांट रखा गया है। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, पहला जो आधार है ये है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो यहाँ पर आप ये जो तत्सम और तद्भव है ना, इन दोनों में अंतर करने के लिए ना, इनकी पहचान करने के लिए कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है, इसे पहचान करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूँ, ये जो ताड़न जात चिन्ह होते हैं ना, ताड़न जात जो वर्ण होते हैं ना, या उत्सित वर्ण कहूँ, इससे कोई शब्द बना है, या कोई शब्द में ये है, तो वैसे स्थिति में वो जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, कि वो तद्भव के शब्द होते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है कुछ शब्दों के साथ में, तो ये हमेशा तद्भव होंगे। पर यदि केवल इसका प्रयोग किया गया अनुस्वार का, तो वैसे स्थिति में वो क्या कहलाते हैं, वो तद्भव। जैसे री का प्रयोग भी आपने देखा होगा, इससे यदि कोई शब्द है या किसी शब्द में री है, तो वैसे स्थिति हम उसे क्या मानते हैं, तत्सम है। या अंत में मैं यदि कहूँ कि ऐसे शब्द जो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पर सच बताइए क्या होगा, यह प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तद्भव होगा। वैसे तत्सम और तद्भव में अंतर निकालने के लिए कई आधार होते हैं, कई तरीके हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कोई शब्द तत्सम होते हैं या तद्भव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा है 25वां क्वेश्चन, हम देखते हैं घर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यम का पर्यायवाची शब्द चुनिए, यम का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी संहारक होगा। अगले प्रश्न को देखें, धोबी कपड़ा धोता है, कपड़ा शब्द की लिंग को पहचाने बोल रहा है, क्या होगा, पुल्लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो आप कहेंगे 2 लिंग होते हैं। पहचान के 2 तरीके हैं, क्या क्या तरीके भाई, तो पहला तो यदि किसी शब्द के अंत में आ और ह्रस्व आ और दीर्घ आ, छोटा और बड़ा आ यदि आ जाता है, तो हम मानते हैं कि प्रायः क्या होते हैं, वो जो शब्द होंगे पुल्लिंग होंगे। पर अंत में ये वर्ण आ जाते हैं, ये स्वर वर्ण आ जाते हैं, तो वैसे तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो जो शब्द होगा प्रायः क्या हो सकता है, मतलब कि संभावना है कि वो शब्द जो होगा स्त्रीलिंग होगा। पर यदि ऐसा भी आप तय नहीं कर पा रहे कि कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करते हैं, उस शब्द के साथ में विशेषण शब्द जोड़ देते हैं। यदि ऐसे भी तय नहीं कर पा रहे तो हम लोग एक वाक्य की रचना कर लेते हैं, विशेषण शब्द भी जोड़ लेते हैं, क्रिया भी शब्द भी जोड़ लेते हैं, और एक वाक्य की रचना करके हम लोग अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बातें स्पष्ट होगी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या ऑप्शन, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से आप बता देंगे। जो कपड़ा है ये कपड़ा जो है पुल्लिंग है, पर यदि इससे कठोर शब्द का प्रयोग करता है, यदि इससे कठिन शब्द आपको दे देता है, और तो आपको पता होना चाहिए कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, कैसे हम तय कर सकते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, कैसे हम पहचान कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, मैंने आपको सारे बताए। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न का, संधि का अर्थ क्या है, बताइए संधि का अर्थ क्या होता है, विस्तार, संक्षिप्तीकरण, जोड़ना या घटाना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये होगा संक्षिप्तीकरण। अगला बात करते हैं, ओढ़ शब्द के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है। अब शब्द जो प्रत्यय शब्द है, कौन सा प्रत्यय, अब क्या करते हैं, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में ही लगता है ना, और उस शब्द के जब अंत में वह लगता है तो क्या करता है, उस शब्द में विशेषता ला देता है, या तो उसके अर्थ में पूरा तरह से क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया ओढ़नी का में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो क्या होगा, ओढ़ में नी लगेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मिश्र वाक्य क्या है, पहले तो वाक्य होते कितने प्रकार के हैं मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन भाई, तो ये होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य आप किसे कहेंगे, सरल वाक्य आप किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य जहां पर केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं कि
वो क्या है, वह सरल वाक्य है। वैसे मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, उद्देश्य होता क्या है, तो उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा वाक्य में जो प्रयुक्त करता है ना, जो वाक्य में करता होगा ना, उसे हम उद्देश्य कह सकते हैं कि वो उद्देश्य है। विधेय क्या होता है, तो एक वाक्य में जो कर्ता के बारे में अन्य कर्ता को छोड़ के अन्य जो भी बातें की गई है, हम उसे क्या कहते हैं कि वो विधेय है। बात स्पष्ट हो गई होगी। तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या है कि सरल वाक्य में क्या होगा कि केवल एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। तो उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं कि वह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, तो संयुक्त वाक्य में क्या आप पाएंगे कि हम उस वाक्य को हम कह सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें दो वाक्य या हम कह सकते दो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब याद क्या रखें, योजक शब्द में या का, किंतु परंतु का, अथवा का, इन सारे शब्दों का, और का, इसका प्रयोग होता हुआ देखा। मतलब कि आप संयुक्त, सरल और मिश्रित पहचानने के कई सारे तरीके होते हैं। आप पता लगा सकते हैं किस आधार पर, कई सारे आधार होते हैं, उसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि कोई वाक्य मिश्रित है कि सरल है। वैसे मैं आपको मिश्रित वाक्य की परिभाषा देता हूँ, मिश्रित वाक्य के बारे में, कि यहाँ पर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें एक वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा, एक वाक्य प्रधान होगा और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा, या तो पहले वाक्य के होने का कारण रहा होगा, तो वैसे वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। हमें पहचान करने के लिए क्या बोला है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए मिश्रित वाक्य इसमें से कौन है। आप बताइए कौन होगा। देखिए प्रश्न को पढ़े, इसमें से एक ही वाक्य, चलिए इसमें एक ही वाक्य है, इसमें केवल एक से ज़्यादा वाक्य नहीं जुड़ सकता है, इसमें वाक्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें एक सरल वाक्य के साथ अधिक अंग वाक्य या उपवाक्य होते हैं कि यहाँ परिभाषा आपसे पूछा गया कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। इसमें एक ही वाक्य होते हैं, इसमें केवल एक से ज़्यादा वाक्य नहीं जुड़ सकते, एकदम बात गलत है। 2 वाक्य होंगे, इसमें वाक्य हो भी सकता है, नहीं भी, ये तो एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें एक सरल वाक्य के साथ अधिक, एकदम यहाँ 2 वाक्य हो सकते हैं। एक वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, है ना, या उसका कारण रहा होगा, तो हम उसे वाक्य को क्या कहते हैं कि वो मिश्रित वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा कठिन बना रखा गया है ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। यदि आप एग्जाम इस समय कोई मतलब कि जब एग्जाम लिया गया था, जब इस प्रश्न को बनाया गया होगा, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज किया होगा बच्चों को। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न को देख ले। 31वां क्वेश्चन क्या है, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप बताइए, रमेश, रमा जोड़ ईस किस संधि का एक उदाहरण है, व्यंजन, स्वर, दीर्घ या संयुक्त। बताइए संधि कितने प्रकार के, तो आप बोलेंगे 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और प्रत्येक के अपने अपने भेद है, स्वर के 5 भेद है, और यहाँ पर तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ है, गुण है, आयादी है ना। इस तरह से आप आपने यदि पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार संधि का उदाहरण है, एकदम सही सोच रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी, स्वर, ये स्वर संधि है। वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ दीर्घ भी, तो ये एक प्रकार है स्वर संधि का। तो यहाँ पर आप किस उत्तर का चुनाव करेंगे, तो इस यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खराब, बुरा, निर्दय आदि कौन सा विशेषण है। बताइए कौन सा है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामक विशेषण कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा। क्योंकि आप बताइए ना, ये किसी व्यक्ति का क्या कर रहा है, गुण का ही क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, गुण का क्या कर रहा है, गुण को बता रहा है, तो ये क्या होगा, गुणवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द को चुनिए। पहचान करने के कई तरीके हैं, मैंने बता दिया। पहला तो ये देख लीजिए अंत में, पहले तो ये ही देख लीजिए ना, अंत में ये देख लीजिए, नहीं तो फिर विशेषण शब्द लगा लीजिए। आप बताइए यहाँ पर क्या होगा उत्तर सही, रात, घड़ी, चोटी। यदि मैं अनुमान लगाना चाहूँ ना, तो इससे मैं रख लूँगा पुल्लिंग में, है ना, इन दोनों को बोलूँगा स्त्रीलिंग है, पर मुझे पुल्लिंग छाड़ने के लिए बोला तो ये तो बाहर हो जाएंगे। अब बच गए ये दोनों, अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा होगा पुल्लिंग, तो मैं क्या करूँगा, विशेषण शब्द जोड़ लूँगा, महान हिमालय, महान हिमालय। स्पष्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। आइए देखें ऑप्शन क्या है।
संस्कृत से किंचित मात्र परिवर्तित होकर के हिंदी में आए शब्द, ये तो एकदम गलत है, यह प्रश्न तो उत्तर नहीं हो सकता। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आकर बहुत ही बदल गया, एकदम ये भी उत्तर नहीं होगा। संस्कृत से पूर्ण रूप में बदल कर हिंदी में आया है, गलत है। संस्कृत से ज्यों के त्यों, एकदम ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आपको यहाँ पहचान करने का बोला है, पहचान करने का कि कौन सा तद्भव शब्द है, चंद्र, छिद्र, पुष्प या मूर। आप बताइए कौन सा होगा। कठिन प्रश्न है, क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के लिए पहचान करना है तो उसके कई आधार है, मुख्यतः 6 आधार होते हैं, जिसके आधार पर हम एक शब्द को ना पहचान सकते हैं कि वह तत्सम है कि तद्भव है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न हमारा क्या है? मैं अपने आप पढ़ रहा हूँ या सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? वैसे में बताइए, सर्वनाम कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, सवाल या प्रश्नवाचक और अंत में जो छठा भेद होता है, छठा प्रकार होता है, ये होता है निजवाचक। तो ये किसका उदाहरण है? निजवाचक का। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष किस प्रकार के अलंकार है? आप बताइए। पहले तो आपको पता ही नहीं कि अलंकार होते क्या है, तो मैं आपको पहले अलंकार बता देता हूँ। अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकार होते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो किसी रचना का या काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, वह क्या कहलाता है? वह अलंकार कहलाता है। अंग्रेजी में इसे ऑर्नामेंट्स कहते हैं। मतलब कि ये क्या करता है पता? काव्य या हम कोई रचना कर रहे हैं ना, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है, उसको खूबसूरत बनाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो अलंकार है। अब अलंकार भी ना हिंदी भाषा में, आप हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे तो आपको अलंकार पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको 3 प्रकार के अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। पाश्चात्य अलंकार, शब्द अलंकार का मतलब पता है क्या होता है? कि काव्य को जानते हैं शब्दों के माध्यम से, काव्य को मतलब कविता को शब्दों के माध्यम से सजाते हैं, तो वैसे अलंकार को शब्द अलंकार कहा जाता है। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये होता है आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये अलग अलग अलंकार होते हैं। ये भी 3 प्रकार के, पर इसका मतलब एकदम साधारण है कि काव्य को शब्दों के माध्यम से, हम शब्द अलंकार किसे कह सकते हैं? वैसे अलंकार जो काव्य को शब्दों के माध्यम से सजाते हैं उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास और यमक और श्लेष। चलिए, तो और यदि अर्थ अलंकार, यहाँ पर अर्थ अलंकार के मेरे बारे में यदि मैं बताऊँ तो अर्थ अलंकार में क्या होगा कि यहाँ पर जानते हैं जब काव्य की रचना की जाएगी तो शब्दों से नहीं, उसके अर्थों से क्या होगा कि उस वाक्य की सुंदरता बढ़ेगी। तो वैसे अलंकार को क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार। पाश्चात्य अलंकार का मतलब कि पश्चिमी देश जो थे ना, तो वहाँ की जो भाषाएं थी और वहाँ पर वाक्यों को सुंदरता प्रदान करने के लिए जो अलंकार का प्रयोग किया जाता था, उन अलंकारों का प्रयोग अब हमने क्या किया कि हिंदी भाषा में काव्य की रचना करने के लिए उन अलंकारों का प्रयोग करने लगा, तो उस अलंकार को पाश्चात्य अलंकार कहा जाता है। स्पष्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या गया? अनुप्रास, यमक, श्लेष किस प्रकार का अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये शब्द अलंकार है। देखिए, ये जो उभय अलंकार है ना, ये कोई भी अलंकार नहीं है। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 ही प्रकार के अलंकार होते हैं, 3 ही प्रकार के। कभी कभी इस अलंकार को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन काव्य को सुंदरता प्रदान करने के लिए मुख्यतः इन्हीं दोनों का प्रयोग
किया जाता है। इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जामिनर के द्वारा भी ना यदि प्रश्न बनाया जाएगा तो या तो शब्द अलंकार से या तो अर्थ अलंकार से ही बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पाठिका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अच्छा, विशेषण शब्द का भाववाचक रूप बताइए, आपसे पूछा ये विशेषण का शब्द है, अब इसको भाववाचक रूप में बदलना है, क्या होगा? अच्छा, पहला ऑप्शन ए सही होगा, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें। संज्ञा के भेद कितने? 5 भेद है, कोई मुश्किल नहीं है, 5 भेद है। ऑप्शन नंबर बी। मोल का पर्यायवाची पद मतलब के शब्द देखिए फिर से समानार्थी शब्द पूछ दिया, वजन, मनीषी, दाम या काम, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा दाम, ये प्रश्न का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये जो ऑप्शन होगा ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देख लिया हमने, हाँ हमने देख लिया। 43वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है? आप बताइए कौन सा है? सहायक है, राजनीति है, पराजय है, उपनिवेश है? कठिनाइयाँ होगी, कठिनाइयाँ होगी क्योंकि यहाँ पर सब शब्द जानते हैं, लगता है कि विशेषण ही है, पहचान करना मुश्किल होता है कभी कभी विशेषण के शब्दों को। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ऑप्शन में जो सी है ना इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि कठिनाई हो तो क्या करें आप? वाक्य का निर्माण कर ले, है ना, वाक्य का निर्माण कर ले, या तो फिर इसके बाद में किसी संज्ञा शब्द को जोड़ ले। क्या कर सकते हैं? पराजित कर्ण, पराजित कर्ण, पराजित कर्ण। आप बताइए, करने की विशेषता बता रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि पराजय क्या होगा? एक विशेषण शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? एकदम स्पष्ट है, सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। वाक्य के मुख्य अंग कौन से हैं? बताइए कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, उद्देश्य और विशेष्य। तो इस प्रश्न उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को हम लोग क्या कर सकते हैं? उद्देश्य कह सकते हैं। और विधेय किसे कह सकते हैं? कि एक वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया उसे हम क्या कर सकते हैं? कि वो विधेय है, उस वाक्य का विधेय है वो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ? बताइए कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आप देखिए यहाँ पर दुनिया लिखा हुआ है ना, ये देख रहे हैं, हस्व ई है, मतलब कि छोटा, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। दुनिया, दुनिया, ये हो गया आपका दुनिया। आप यहाँ पे से देख रहे हैं, ये ई को देख रहे हैं, ये है आपका छोटा ई, छोटा ई की मात्रा है ना। आप बताइए कौन होगा वो? या, समझ रहे? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यशोधरा काव्य किस कवि द्वारा लिखित है? किस कवि के द्वारा है? ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के बारे में सुना होगा आपने, कामायनी, कामायनी। तो एक पुस्तक का नाम हिंदी जो साहित्य हिंदी व्याकरण का खंड है ना, हिंदी का भाषा का एक खंड है ना, साहित्य साहित्यकार, वहाँ से एक प्रश्न तो आपको, एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है कामायनी, हो सकता है आपके एग्जाम के द्वारा उसका वो प्रश्न बना के आपसे पूछ लिया जाए। तो प्रश्न जो है ना, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के द्वारा, कई बार देखा गया है ना कि घुमा घुमा के वही प्रश्न सारे पूछे जाते रहे हैं। तो यही कारण है ना कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना क्यों जरूरी हो जाता है, ये भी एक कारण रहता है। क्यों कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में बैठते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आपने हल किया, तो वैसे स्थिति में ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो हुबहू वहाँ पर से उठा करके यहाँ पर डाल दिया जाता है। आपका एग्जामिनर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, वो नए प्रश्न नहीं बनाता है, वो कॉपी और पेस्ट करता है, कॉपी और पेस्ट करता है। इसलिए प्रीवियस ईयर को पेपर को देखना आपको बहुत ज़्यादा सहायता पहुँचाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत शब्द जो बिना किसी विकास से हिंदी में प्रचलित है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया संस्कृत के मूल शब्द है ये, और हम इसे बिना कोई परिवर्तन के इन शब्दों में हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। इन शब्दों का क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकार का मतलब होता है बदलाव। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण, बढ़ाना, घटाना या गुणन। एकदम ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ रहे हैं? समास के बारे में थोड़ा मैंने आपको पहले बताया ना, समास कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, आप बहुव्रीहि। यहाँ तो उत्तर पद प्रधान, सॉरी यहाँ तो उत्तर पद प्रधान था, यहाँ पर सॉरी ये तो पूर्व पद प्रधान था, यहाँ पर उत्तर पद। और इन दोनों में क्या था? उत्तर पद प्रधान था
और यहाँ पर क्या था, दोनों पद प्रधान थे और यहाँ पर एक भी पद प्रधान नहीं था। पर इन दोनों में अंतर ये था कि जो पूर्व के जो पद होंगे ना वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये पूर्व का जो पद कर्मधार में क्या होता है कि उत्तर पद की विशेषता बताता है। और जबकि यहाँ पर भी ये क्या होगा कि जो उत्तर पद है ना, सॉरी जो पूर्व पद है ये उत्तर पद की विशेषता बताएगा पर संख्या के रूप में। बातें स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देव। वाच्य के मुख्य भेद क्या, देखिए फिर से पूछ दिया, 3 भेद है ना भाई वाच्य के, वाय से कितने भेद है, 3 है, कर्ता, कर्म और भाव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध होता हो उसे कौन सा वाच्य से पहचाना जाता है, बताइए कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, समास के कितने पद होते हैं, बताइए कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, 2 पद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है, आप बताइए क्या है ये, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य, क्या है, क्या है। मैंने आपको बताया सरल वाक्य में क्या होगा, एक उपदेश एक विधेय होगा, संयुक्त वाक्य में क्या होगा, 2 वाक्य हो सकते हैं, 2 उपवाक्य हो सकते हैं, है ना। और ये जो क्या होंगे किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े रहेंगे। और संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य में क्या होंगे, मिश्रित वाक्य में क्या होगा, एकदम यहाँ पर 2 वाक्य होंगे, इसमें क्या होगा कि इसमें 2 वाक्य होगा, इसमें 2 वाक्य होगा और इसमें क्या होगा कि एक वाक्य प्रधान होगा और दूसरा क्या होगा उस पर आश्रित होगा या उसका कारण रहा होगा। तो आप बताइए यहाँ पर यदि मैं इसको परिभाषा को बता दिया, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल। चलिए बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक उद्देश्य और एक विधेय है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, देख ले इसको एक बार फिर से। हाँ चलो 55 देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बात का धनी मुहावरा है, अर्थ पूछ रहा है, क्या होगा, अमीर गरीब चालाक किया वचन का पक्का, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह के कवि कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, डी सी सही है या डी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के, कितने प्रकार, 2, निश्चित और अनिश्चित। स्पष्ट। अंधकार, अब अंधकार शब्द है, अब से पूछ रहा तत्सम शब्द का, ये तत्सम शब्द है, इसका आपसे पूछ रहा तद्भव क्या है, काला रात अंधेरा या अंधेरा अंधा, क्या होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंधेरा। और वाक्य के भेद 2 दृष्टियों से किए जाते हैं, वे कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। वाक्य के भेद जो है ना 2 होते हैं, इन 2 भागों में, 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। पता पहला भाग कौन सा है, ये है रचना। इसके आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और सरल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, एक तो होता है रचना की दृष्टि से, 2 भेद हो गया, एक तो हो गया रचना की दृष्टि से और दूसरा हो गया अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से भी वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक तो होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक, इसी प्रकार के कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कौन कौन है यहाँ पर, रचना और अर्थ, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। लिखना क्रिया का अगला प्रश्न देख ले रहे हैं, लिखना क्रिया शब्द का भाववाचक रूप कौन सा है, बताइए क्या होगा। लिखना एक शब्द है, क्रिया का शब्द है, अब आपको बोल रहा है भाववाचक इसका बनाइए, बनाएंगे तो क्या होगा, लेखनी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न को। 61वां प्रश्न हमारा क्या है, ये रहा 61वां प्रश्न आपका। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऑप्शन क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। 61 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। चारु चंदन चंद्र के चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रकट होता है। अभी मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया। अलंकार क्या है कि अलंकार वे सारे ऑब्जेक्ट है जो किसी काव्य की सुंदरता के बढ़ाने में प्रयोग में लाए जाते हैं।
अलंकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन थे? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक था पश्चात अलंकार। शब्द अलंकार में क्या था? शब्दों के माध्यम से क्या क्या था? काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है ना, सुंदर बनाया जाता है। यहाँ पर अर्थ के आधार पर अर्थ का प्रयोग किया जाता है ना, शब्दों का प्रयोग न करते, उन शब्दों के अर्थों का प्रयोग किया जाता है काव्य को सुंदर बनाने के लिए, सुंदरता पर सजावट के लिए, मैं यहाँ कह सकते सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। तो आप मुझे बताइए ये क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है शब्द अलंकार। क्यों शब्द अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, इस काव्य में, है ना। इस काव्य को सुंदर बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसमें से भी आपसे पूछ रहा कि बताइए कि उसमें से शब्द अलंकार के भी में ना, शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है। अब यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन है? पहले तो मैंने आपको बता दिया, कि ये शब्द अलंकार है। और शब्द अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो यहाँ पर पता आपको, यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए क्या कौन सा अलंकार होगा। तो इस प्रश्न यदि मैं आपको सही उत्तर बता दूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही शब्द का बार बार ना, नहीं, वर्णों का, जैसे ये जो चा देख रहे कितनी बार चा का प्रयोग किया गया, वर्णों की आवृत्ति पाई जा रही है ना। तो वैसे अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों के आवृत्ति के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है। जब आप अलंकार पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी बातें वहाँ पर जाननी है, पढ़नी है। तो ये जो है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर अनुप्रास होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति पाई जा रही है, बार बार इस चा का प्रयोग कई जगह किया गया है इस काव्य को सुंदर बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आपको अलंकार जानना है, समझना है बेहतर ढंग से, आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है अलंकार बेहतर ढंग से, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, पता है आपको। वैसे संधि के 3 भेद होते हैं ना भाई, स्वर, व्यंजन और, चलिए बता देता हूँ फिर से, कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं स्वर, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, विधि, यन और आयादी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपम। देखिए फिर से पर्यायवाची शब्द पूछ दिया, अनुपम का कौन होगा? ऑप्शन ए, 2, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अनोखा। दयालु किस विशेषण का एक उदाहरण है? बताइए कौन सा विशेषण है यह? सर्वनामिक है, संख्यावाचक का, परिमाण है, गुण। बताइए दयालु क्या है? एकदम गुण है, गुण बता रहा है किसी व्यक्ति का। अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वैसे संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, देखिए यहाँ पर ना कई बार ऐसे होते हैं कि आपके एग्जामिनर द्वारा संधि से जुड़ा हुआ ऐसा कठोर प्रश्न लाता है, इतना कठिन प्रश्न लाता है कि आप कभी कभी एग्जाम के समय में ना, एग्जाम हॉल के दबाव में प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको वहाँ पर बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हिंदी का व्याकरण पढ़े तो मन लगा कर पढ़े, ध्यानपूर्वक पढ़े। और यदि मैं स्टेनोग्राफर के लिए विशेष रूप से बात करूँ तो आपका भी केवल स्किल जांच का परीक्षा होनी है और उसके बाद आपको समय दिया जाएगा, अतिरिक्त समय। तो साथ में आप हिंदी तो आपका मुख्य विषय में शामिल कर रखा गया, मेरिट पेपर में शामिल कर रखा गया है, तो यहाँ पर इस पर भी विशेष रूप से आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। साहित्य में लकान किसकी शोभा बढ़ाती है? बताइए किसकी शोभा बढ़ाती है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के सही ऑप्शन, मतलब इस यह ऑप्शन जो सी है ना, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, काव्य की। मैंने आपको पहले ही बताया था। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव इत्यादि का बोध हो तो हम क्या कहते हो? कौन सा संज्ञा, कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, भाववाचक। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, उपमा है, यमक है, श्लेष है, क्या है? तो मैं आपको यहाँ केवल उत्तर बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको अलंकार के बारे में फिर से बताने का प्रयास नहीं करूंगा, बस मैं आपको बताया तो उत्तर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैसे पहचान कर सकते हैं? नियम कुछ है, कुछ आधार है, उसके आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कोई कौन से अलंकार होते हैं किसी वाक्य में या किसी रचना में। आपके एग्जाम के द्वारा प्रश्न बनाया जाए यदि अलंकार से, तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं?
कि या जो काव्य वाक्य है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कई सारे आधार होते हैं, कई सारे पहचान करने के कई सारे तरीके होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, ढुलाई वाला या चंद्रकांता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुष्य वेश का उजियाला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होगा, समझ गए होंगे। महावर्ण का देखिए कितनी जगह उपयोग हुआ है। अवर्णों का वृत्ति किस अलंकार में पाई जाती है? अनुप्रास में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। इनमें से अवयवी भाव समास का उदाहरण बताइए। कौन होगा? कौन सा पद प्रधान होता है? अभी कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, है ना। आप बताइए क्या होगा? ऑप्शन कौन सही है? प्रतिदिन। अगले प्रश्न को देखें हम। 73वां प्रश्न है, काव्य में वन कविति हो उस अलंकार को। देखिए कितना ज्यादा अलंकार से प्रश्न पूछा गया था। कौन सा होगा? वन की आवृत्ति, अभी मैंने बताया। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित अनिश्चित किस विशेषण के भेद का उपभेद है? किसका है? संख्यावाचक का। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, काल, अवस्था, स्थान, दिशा इत्यादि का बोध करने वाली बोध विशेषण के किस प्रकार में पाए जाते हैं? किसमें? सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। किसमें? बी में। है ना। किसी व्यक्ति का क्या बताता है? रंग बता सकता है ना, गुण, दोष इत्यादि सब बता सकता है। कौन? गुणवाचक। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न है ये है आपका पैसे से जुड़ा हुआ प्रश्न। यहाँ पर क्या था कि 76 से लेकर 90 तक, एक पैसेज 76 से 90 तक था और 90 से दूसरा पैसेज जो था 90 से 100 तक था। और यहाँ पर क्या हुआ था, ये पैसेज को पढ़ना था और प्रश्नों को हल करना था। तो हम इस पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसे पढ़ें और हम यहाँ पर केवल यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। सच्ची वीरों की किसकी खबर नहीं होती? ए, बी, सी या डी? कौन सा उत्तर सही होगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। रामायण का रचयिता कौन है? वैसे तो इस यहाँ पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सच्चे वीर जाकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? लोग डर के भाग जाते हैं, अपनी वीरता खो देते हैं, तक अपनी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, तक कौन होगा? युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। सच्चे वीर की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन में ही ये बातें लिखी हुई है सारी चीज़ें। किससे? हाथी, बाघ, शेर या 7 शेर या शेर। ऑप्शन सी डी था जो इस प्रश्न का सही उत्तर था। वाल्मीकि ने किसकी वीरता का उल्लेख किया? पैसेज को पढ़ेंगे समझ में आपको आ जाएगा। राम, रावण, हनुमान या कुंभकर्ण की? ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। वीर पुरुष की मन की स्थिति किसके समान होता है? कौन होगा? सागर, पहाड़, भूमि, आकाश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। फिर से मैं करता हूँ, सॉरी, आकाश। कुंभकर्ण किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गाढ़ी निद्रा के लिए। अगले प्रश्न को देख लें। सच्चे वीर पुरुष की मन की गंभीरता की तुलना किससे की गई है? तालाब, सरोवर, समुद्र या नदी? समुद्र से की गई है। इस पैसेज में समुद्र से की गई है। इनमें से भारतीय महाकाव्य कौन है? कौन सा है? रामायण। सच्चे वीर पुरुष क्या नहीं होते? निद्राहीन, तंदुरुस्त, होशियार या चंचल? पहले ही में इस शब्द का प्रयोग किया गया। पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जानकारी, जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे पैसेज में लिखे हुए इसके उत्तर, है ना। आपको सही ढंग से पढ़ना होता है, उसको समय कम होता है पर आप ध्यानपूर्वक पढ़े, पूरा जागरूकता के साथ पढ़े और इन सारे प्रश्नों को हल करें। क्योंकि पैसेज को आपको अभ्यास ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके एग्जाम में क्या करें, पैसेज पढ़ा आपने प्रश्न को हल किया, नहीं, आप अभ्यास करें पहले। कुछ पैसेज क्या करें, ऐसे बाजारों की किताबें उपलब्ध है या व्याकरण किताबें उपलब्ध है जो आपको पैसेज के का अभ्यास करवाने के लिए ना साधन उपलब्ध करवाते हैं। तो क्या करें, कुछ पैसेजों का आप हल करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सच्चे वीरों की नींद कैसे नहीं खुलती? जल्दी रात में, आसानी से या सुबह से? ऑप्शन सी जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था। सच्चे वीर संसार के लिए कैसे उपयोगी होती है? परोपकारी, परपीड़ा, विनाशक या स्वार्थी? पहला ऑप्शन जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चे वीर पुरुष स्वभाव से कैसे होते हैं? मजबूत और दिलदार, चंचल और मंद, गंभीर और गरीब और अमीर, या डी गंभीर आज़ाद? आप पढ़ेंगे पैसेज को, आपको उत्तर मिल जाएगा। गंभीर और आज़ाद होते हैं इस पैसेज के अनुसार। अगले प्रश्न को देखें। सच्चे वीर की संख्या आमतौर पे कितनी होती है?
बहुत ही कम होती है, अति अल्प होती है। ऑप्शन बी जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देख लीजिए जरा। अगला प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर भी 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पैसेज पे था, पैसेज को पढ़ना था, प्रश्नों को हल करना था। आइए देखते हैं। रविंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। ऑप्शन ए सही था। ऊंचाई पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। जननी या जन्मभूमि किससे महान होती है? स्वर्ग से। ऑप्शन ए सही था। दुश्मन ने कहाँ कब्जा बना रखा गया था? पैसेज को पढ़ेंगे आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। दुश्मनों का ध्यान बटाने के लिए मेजर रणबीर ने कौन सा पैतरा अपनाया? गोले दागना बंद कर दिया, रुक रुक गोले दागते रहे, छह जवानों के साथ लेकर रात में पहाड़ी पर चढ़ने लगे। बी और सी क्या होगा सही? ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देखें। माँ ने रणवीर को कौन सी शिक्षा दी? दूसरों पर न्याय करने की, हिम्मत और हौसला बनाए रखने की, हिम्मत और बहादुर से लड़ने की, डर डर की जीने की। क्या था सही उत्तर? पैसेज आप पढ़ेंगे आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ ऑप्शन जो बी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो मैं आपको थोड़ा बात यार स्पष्ट कर दूं। यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे 200 प्रश्न पूछे गए थे। 100 प्रश्न तो हिंदी का हमने देख लिया है। अब आने वाले अगले वीडियो में हम लोग अन्य 100 प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ 50 प्रश्न आपके जीएस से थे और 50 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे गए थे। लेवल देख लेते हैं। जीएस मतलब भारत के सामान्य ज्ञान से झारखंड और करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ शामिल किए गए थे। साथ ही में 50 प्रश्न रीजनिंग के थे और वर्तमान समय में आपका गणित का नहीं केवल 25 प्रश्न आपको रीजनिंग के शामिल किए गए हैं। तो क्या करेंगे अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये जो 100 प्रश्न है मैं आपके लिए क्या करूँगा ये सारे प्रश्नों को आपको दिखा दूंगा और यहाँ पर जो हल था उसका मैं उसको भी समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।